1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो चुका है। तो क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे चेंज हो चुकी है, आप लोग के लिए क्या बेनिफिशियल है और कहाँ पे आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा? चलिए जानते हैं एक ही वीडियो के अंदर। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप प्रैक्टिकल तरीके से आईटीआर फाइलिंग के साथ में टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारी मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और 1700 से ज़्यादा रिव्यूज़ के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। पहले बात कर लेते हैं टैक्स फ्री इनकम लिमिट के बारे में। तो देखिए 12 लाख तक आपका कोई इनकम टैक्स नहीं लगने वाला है और सैलरी पेंशन वालों को 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिलती है। तो अल्टीमेटली उनके लिए लिमिट तो सीधी सीधी 12,75,000 रुपए। बाकी जो बेसिक एम्शन लिमिट होती थी वो भी यहाँ पे 4 लाख रुपए हो गई है। तो न्यू रिजीम के अंदर आपका 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगने वाला। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपका स्टॉक से, म्यूचुअल फंड से कैपिटल गेन बनता है, लॉटरी से इनकम है, क्रिप्टो के ऊपर इनकम है, तो ये लिमिट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने वाली है। यानी ये जो 12 लाख की लिमिट है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। बाकी इनकम टैक्स जो है 2025 आने के बाद में जो फॉर्म्स के नाम है वो बदलने वाले हैं। तो अभी तक आप टीडीएस को बचाने के लिए बैंक के अंदर फॉर्म 15G सीनियर सिटीजन 15H जमा करते थे, उसकी जगह फॉर्म 121 जमा करना है और ये यूनिवर्सल फॉर्म है, चाहे नॉर्मल पर्सन या फिर सीनियर सिटीजन है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज थे उनको कंपनी की तरफ से फॉर्म 16 मिलता था, अब वो नहीं मिला करेगा, उसकी जगह फॉर्म 130 उनको मिला करेगा। बाकी बैंक भी जब टीडीएस काटते थे तो 16A इशू करते थे, अब उनको 131 जो है इशू करना है। बाकी जो 26A के अंदर आपको टीडीएस की पूरी समरी दिखती थी इनकम टैक्स पोर्टल पे, उसका फॉर्म भी जो है 168 अब यहाँ पे बन चुका है। आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट में भी इस साल काफी सारे चेंजेस है। अगर आप एक नॉर्मल आईटीआर 1 एंड 2 फाइल करने वाले सैलरी वाली, तो 31 जुलाई आपके लिए लास्ट डेट रहने वाली है। लेकिन अगर आप एफएनओ के अंदर डील करते हैं या इंट्राडे करते हैं या लेट सपोज कोई बिजनेस को रन करते हैं तो आईटीआर 3 या 4 फाइल करते हैं, तो आपके लिए ड्यू डेट जो है 31 जुलाई की जगह 31 अगस्त रहने वाली है, एक महीना एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बाकी रिवाइज आईटीआर भी, यानी आईटीआर में कोई गलती हो गई तो पहले ये डेट हुआ करती थी 31 दिसंबर, इसको भी अब एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च तक आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। बी लेटेड आईटीआर की यहाँ पे मैं बात करूँ, यानी अगर आप लेट आईटीआर फाइल करना चाहते हैं गवर्नमेंट पेनल्टी के साथ में, तो आप 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ऑडिट के केस में भी कोई बदलाव नहीं है, वो भी 30 सितंबर रहेगा और ट्रांसफर प्राइसिंग का जो केस होता है वहां पे भी 31 अक्टूबर रहने वाली है। इसके अलावा जो लोग आईटीआर यू फाइल करना चाहते हैं, यानी अपनी पास बैक डेटेड जो आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, जिन्होंने टाइम के ऊपर फाइल नहीं की, और वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे बनती है, तो 4 सालों की आईटीआर आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ में आपसे ये रूल और लागू हो गया है कि अगर रीअसेसमेंट का केस है तब भी आप 10% एक्स्ट्रा टैक्स देकर आईटीआर यू यहाँ पे आप भर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप रिफंड के लिए यहाँ पे जो है आईटीआर यू को फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर टीडीएस का रिफंड बनना है तो उससे आप क्लेम नहीं कर सकते, इसमें आपको ना पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। 12 महीने के अंदर यहाँ पे अगर आप फाइल कर रहे हैं तो 25% एक्स्ट्रा टैक्स है, 12 से 24 महीने के भीतर 50% है, 24 से 36 महीने में 60% का एक्स्ट्रा टैक्स है और 36 से 48 महीने के भीतर बढ़ते तो 70% का एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। बाकी गाइस टैक्स ऑडिट के अंदर इस साल बहुत बड़ा चेंज आया है। अगर आपकी ऑडिट एप्लीकेबल होती है सीए से, अगर आप टाइम के ऊपर ऑडिट नहीं कराते, बाद में अगर आप कराते तो ध्यान रखिएगा 75,000 रुपये तक की पेनल्टी आपको भरनी पड़ सकती है। जी हाँ, तो जो भी बिजनेसमैन वगैरह है, सीए अकाउंटेंट्स वगैरह, उनको इस साल ये चीज ध्यान रखनी है। बाकी सीनियर सिटीजन को भी रिलीफ दिया गया है कि एफडी का जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर जो टीडीएस की लिमिट होती थी 50,000 से 1 लाख रुपए ऑलरेडी इंक्रीज है, यानी 1 लाख को क्रॉस करेंगे तभी टीडीएस कटेगा। बाकी 1 लाख के ऊपर सीधा सीधा 10% का टीडीएस कटने वाला है और फॉर्म 15H खत्म हो चुका है, टीडीएस बचाना है तो 121 देना होगा। अलाउंसेस के अंदर भी यहाँ पे काफी बड़ा बदलाव हुआ है। अलाउंसेस जो है आपको ओल्ड टैक्स जिम के अंदर मिला करते हैं, इसके अगर आप डिडक्शन लेना चाहते तो। एजुकेशन अलाउंसेस की बात करूं, पहले 100 रुपीज पर मंथ था, जो कि अब इंक्रीज करके 3,000 रुपीज पर मंथ कर दिया गया है, यानी 36,000 रुपये साल का आप ले सकते हो। हॉस्टल अलाउंस भी जो है 9,000 रुपये पर मंथ कर दिया गया है, पहले सिर्फ 300 रुपये पर मंथ था। बाकी फूड कूपन्स, नॉन कैश जो गिफ्ट थे वो 5,000 रुपीज पर ईयर थे, ये भी 15,000 रुपये पर ईयर की लिमिट में आप इसको शामिल कर दिया गया है। स्टैंडर्ड पहले गवर्नमेंट ने 50 से 75 कर दी थी। और जो एजुकेशन और हॉस्टल अलाउंसेस है वो मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। एचआरए के अंदर बात करूँ तो फेक एचआरए की रिसिप्ट वगैरह काम नहीं करेगी, आपको लैंडलॉर्ड के साथ में रिलेशनशिप डिक्लेयर करना जरूरी है। कहीं मम्मी पापा कोई तो लैंडलॉर्ड नहीं बना रखा। एक्चुअल रेंट पे की बात करूँ तो फेक एंट्री से काम नहीं आएगा, हाई रेंट के ऊपर जो है टीडीएस भी काटना पड़ेगा और रेंट की जो डिडक्शन है, एचआरए का जो डिडक्शन है, आप ओल्ड टैक्स में ले पाओगे। पैन कार्ड के भी नियम बदलने वाले हैं। प्रॉपर्टी अगर आप खरीद बेच रहे हो तो पहले लिमिट 10 लाख थी, अब 20 लाख रुपए तक
तक पैन की ज़रूरत नहीं है। 20 लाख के नीचे अगर आप कर रहे हो पैन की रिक्वायरमेंट नहीं है। व्हीकल के अंदर बात करो तो 5 लाख की लिमिट है। कैश डिपॉजिट के अंदर बात करो तो 1 लाख रुपए तक पैन की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले ये 50,000 रुपए थी। होटल रेस्टोरेंट में भी 1 लाख तक पैन की नहीं है। इंश्योरेंस पॉलिसी में भी जो है हर पॉलिसी पर अब पैन कार्ड जो है अनिवार्य कर दिया गया है। प्लस एक चीज का ध्यान रखिएगा, 10 लाख प्लस अगर आप कैश डिपॉजिट करोगे तो एसएफटी के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे मतलब जो बैंक्स होते हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अलर्ट भेजते हैं। और एनआरआई की प्रॉपर्टी पर अब पैन की जरूरत नहीं है, पैन के थ्रू ही वो टीडीएस काट सकता है। टीसीएस में यहाँ पे कटौती हुई है। जो अगर आप बाहर घूमने जाते कोई पैकेजेस वगैरह कराते हैं तो पहले 5% 20% तक का टीसीएस आपका लगता था, वो सिर्फ 2% का है। एजुकेशनल मेडिकल जो रेमिटेंस है वहाँ पे भी आईएनआर से डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो 2% का है। बाकी जो एफएनओ करते हैं, इंट्राडे करते हैं, तो उनके लिए एक शॉक है कि एसटीटी यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। फ्यूचर का जो है 0.05% हो चुका है। ऑप्शन में भी 0.015% हो चुके हैं। तो एफएनओ ट्रेडिंग महंगी हो जाएगी। बाकी जो शेयर बायबैक करते हैं, ईटीएफ के अंदर भी पैसा लगाते, तो शेयर बायबैक में अब वो नॉर्मल टैक्स स्लैब की तरह काउंट नहीं होगा, उस पर कैपिटल गेन की तरह आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बाकी गाइस एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है 7.5 की जो लिमिट होती है, पीएफ एनपीएस सुपर एनुशन फंड सबकी, इससे ऊपर पे परक्यूसिट में वो टैक्सेबल हो जाएगा। बाकी जो अनएक्सप्लेन इनकम है उस पर पहले टैक्स रेट इफेक्टिव 78% 80% तक था बेसिकली, अब वो घट घट के 39% आ गया है। प्लस कैश जमा करके अगर आप सोर्स एक्सप्लोर नहीं कर पाए तो उस पर भी कम पेनल्टी है। बाकी मोटर एक्सीडेंटल क्लेम के ऊपर जो भी ट्रिब्यूनल से आपको कंपेंसेशन वगैरह मिलेगा उसके ब्याज के ऊपर कोई भी टीडीएस या कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और एनआरआई के लिए यहाँ पे अच्छी बात यह है कि अगर उनको नील टीडीएस सर्टिफिकेट या लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो पहले धक्के खाने पड़ते थे, उसको अब सीपीसी बैंगलोर ने जो है ऑटोमेट कर दिया है। इसके अलावा फॉरेन असेट डिस्क्लोज आपको करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे जिन्होंने भी एनआरआई लोगों ने नहीं किया हुआ है या जो रेसिडेंट पर्सन उन्होंने नहीं किया हुआ है तो वो अपनी आइडिया के अंदर वन टाइम उनको अपॉर्चुनिटी दी गई है, वो अपना डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो गाइस ये जितने भी चेंजेस हैं हम लोगों ने ऑलरेडी अपने इनकम टैक्स मास्टर क्लास के अंदर यहाँ पे अपडेट कर रखे हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।